हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 इतिहास अध्याय 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन ऑब्जेक्टों के अलावा आपको इस अध्याय से कोई भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट कवर करने की ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण अध्याय के सभी छोटे और बड़े ऑब्जेक्ट इसमें हमने लिए हैं, एक भी ऑब्जेक्ट छोड़ा गया नहीं है। इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखें और इसके बाहर ऑब्जेक्ट आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ होते हैं इस अध्याय में सभी कवर किए गए हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और यह वीडियो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोरियो कहाँ के कलाकार थे? तो फ्रेडरिक सोरियो जो था वो फ्रांस का कलाकार था। कहाँ का कलाकार था? फ्रांस का कलाकार था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब व किसके साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो कब 1789 ईस्वी में किसके साथ? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। आप याद करते जाएं वीडियो। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, एक जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किस पत्रकार ने डिजाइन किया था? तो जर्मन पंचांग जो है उसका जो मुख्य पृष्ठ है वह किसने डिजाइन किया था? उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है एंड्रियास रेबमान ने। किसने? एंड्रियास रेबमान ने 1798 ईस्वी में। कब डिजाइन किया था? 1798 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, फ्रांस में 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस में जो 1804 की नागरिक संहिता थी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट लिए गए हैं। अगला पांचवा है, नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था? तो नेपोलियन जो था उसने इटली पर हमला किया था। तो कब किया था? वो किया था 1797 ईस्वी में। कब किया था? 1797 में। याद रखना है, नेपोलियन ने जो इटली पर हमला किया था वो कब किया है? 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है छठवां, फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस में जो क्रांति है वो 1848 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। वीडियो ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट लिए गए हैं इस वीडियो में। आठवां क्वेश्चन है, जर्मनी का सम्राट कब व किसे घोषित किया गया था? तो जर्मनी का जो सम्राट है वो जनवरी 1871 में जनवरी 1871 में राजा विलियम प्रथम को किया गया था। किसको? जनवरी 1871 में राजा विलियम प्रथम को किया गया था घोषित। कहाँ का? जर्मनी का सम्राट। अगला आठवां क्वेश्चन है, इटली का राजा कब व किसे घोषित किया गया था? तो इटली का जो राजा है वो 1861 ईस्वी में। कब? इटली का राजा कब घोषित किया गया था? तो इटली का राजा 1861 ईस्वी में। और किसे घोषित किया गया था? तो इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1861 में। किसको? इमैनुएल द्वितीय को किया गया था। अगला नौवां क्वेश्चन है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच किसका गठन हुआ? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनाइटेड किंगडम ऑफ
ग्रेट ब्रिटेन का हुआ था। किसका? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच किसका गठन हुआ था? याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच किसका गठन हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। किसका? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अगला 10वां क्वेश्चन है, 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक किसमें शामिल कर लिया गया? तो 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक किसमें शामिल किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम में 1801 में शामिल किया गया। किसमें? यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। कब किया गया था? 1801 में। किसको? आयरलैंड को। आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि इसी प्रकार से आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टों पर आप बहुत ध्यान दें। अगला 11वां क्वेश्चन है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था? तो 1871 के बाद जो है यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद का जो स्रोत था तनाव का, वो है बाल्कन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? बाल्कन क्षेत्र जो था, बाल्कन क्षेत्र के कारण यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद का तनाव था, उसी का स्रोत है बाल्कन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश जो है ग्रंथ, उसकी रचना दिदरो ने की थी। किसने? दिदरो ने की थी। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दिदरो ने की थी। अगला 13वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो जो जर्मनी था उसके एकीकरण की जो आधारशिला थी वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने तैयार किया था आधारशिला? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो याद रखना है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो वो कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन सा? नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखना है, जर्मनी के एकीकरण की किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला कौन है? तो राष्ट्रवाद को जो चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला था वो फ्रेडरिक सोरियू था। कौन सा? फ्रेडरिक सोरियू था, जिसने चित्रों के माध्यम से दर्शाया था राष्ट्रवाद को। फ्रेडरिक सोरियू था। अगला 15वां क्वेश्चन है, किस देश को सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो किस देश को सभ्यता का पालक कहा जाता है? तो किसको? यूनान को सभ्यता का पालन कहा जाता है, इसलिए उसका नाम है यूनान। कौन सा है? यूनान। याद रखना है आपको कि यूनान को सभ्यता का पालन कहा जाता है। अगला 16वां क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो आप देखते हैं कि आंखों पे जो पट्टी बंधी रहती है वो न्यायालय में रखी रहती है, इसलिए किसका प्रतीक होता है? न्याय का प्रतीक होता है। कि आंखों पर पट्टी बांधे जो होता है और तराजू लिए रहती है महिला, वो किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। अगला 17वां क्वेश्चन है, फ्रांस से किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित हो गई? तो फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित हो गई थी? तो यह मरियॉन की। किसकी? मरियॉन की। किसकी हो गई थी? मरियॉन की जो छवि है वो सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है आपका, मेटरनिख ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? किसने? मेटरनिख ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? तो इनका नाम क्या है? उसका नाम है नेत्सिनी। मेत्सिनी। क्या है? मेत्सिनी। क्या नाम है? मेत्सिनी है। किसने बताया था? मेटरनिख ने। काय का? सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक शत्रु बताया। क्या बताया? खतरनाक शत्रु। किसको? मेत्सिनी को बताया। अगला 19वां क्वेश्चन है हमारा, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस राष्ट्र को
स्वतंत्रता की मान्यता दी? तो 1832 में कुस्तुंतनिया ने जो संधि थी, किस राष्ट्र को स्वतंत्रता की मान्यता दी? तो यूनान को जो है स्वतंत्रता की मान्यता दी थी। कब? 1832 में। कौन सी संधि है? कुस्तुंतनिया की संधि। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? तो फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। किसकी? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अगला 21वां क्वेश्चन है, गालिसिया में कुलीनबर्ग कौन भाषा बोलता था? तो गालिसिया में जो कुलीनबर्ग है वो पोलिश भाषा बोलता था। कौन सी? पोलिश भाषा बोलता था। कहाँ पे? गालिसिया में जो कुलीनबर्ग होते थे जे कौन सी भाषा बोलते थे? पोलिश भाषा बोलते थे। अगला 22वां क्वेश्चन है, रूमानीवादी आंदोलन किस तरह का विकास करना चाहता था? तो रूमानीवादी जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। तो कौन सा? रूमानीवादी जो आंदोलन थे वे क्या विकसित करना चाहते थे? किसका विकास करना चाहते थे? तो वे राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। अगला 23वां क्वेश्चन है, वियना संधि कब तैयार हो गई? वियना जो संधि है वो कब तैयार हो गई थी? तो यह 1820 ईस्वी में तैयार हो गई थी। कब? 1820 में तैयार हो गई थी। अगला 24वां क्वेश्चन है, स्टेट ननरल का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो स्टेट ननरल का जो नाम है बदलकर क्या कह दिया गया है? तो वो है नेशनल असेंबली कह दिया है। क्या कह दिया है? नेशनल असेंबली कह दिया है। अगला 25वां क्वेश्चन है, 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसको दर्शाया है? तो यह नेपोलियन है। कौन है? नेपोलियन को दर्शाया गया है। कब? 1813 में। कौन सी लड़ाई? लाइप्जिग की लड़ाई। हारकर फ्रांस जो लौटते हुए डाकिये के रूप में किसको दर्शाया गया है? नेपोलियन को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों में कितने राज्यों का एक महासंघ बना? तो 29 राज्यों का एक महासंघ बना था। अगला 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में प्रोफेसर फ्राइडरिश लिस्ट किस देश से थे? अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिश लिस्ट किस देश के थे? तो यह जर्मनी के थे। किस देश के थे? जर्मनी के थे जे। अगला 28वां क्वेश्चन है, 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई? तो वह सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। कहाँ? सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मरियान की प्रतिमा कहाँ लगाई गई थी? तो जो मरियान हैं इनकी प्रतिमा कहाँ लगाई गई थी? तो सार्वजनिक चौकों पर। कहाँ पर लगाई गई थी? सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी। अगला 30वां क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है। तो यह कथन मेटरनिख का था। किसका था? मेटरनिख का था। उसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में कुछ हो जाए तो बाकी यूरोप में भी उसका असर होता है। तो यह किसने कहा था? यह मेटरनिख ने कहा था। याद रखना है, यह किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। अगला 31वां क्वेश्चन है, फ्रांस में बूबो वंश ने
पुनः सत्ता प्राप्त की? तो जो फ्रांस ने बूबो वंश जो था उसमें पुनः सत्ता प्राप्त की तो किस संधि के द्वारा? वियना संधि द्वारा। कौन सी? वियना संधि के द्वारा। अगला 32वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का जो एकीकरण का था जो श्रेय है जो किसको दिया जाता है? तो यह ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। किसको? ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। किसको? ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी थे उसको स्लाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी होते थे उनको स्लाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। किसको? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख चांसलर था तो कहाँ का था ये? मेटरनिख जो चांसलर था यह ऑस्ट्रिया का था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का था। कौन? मेटरनिख चांसलर। याद रखना है ये कहाँ तक था? ऑस्ट्रिया का था। अगला 35वां क्वेश्चन है, 1834 में प्रिसा में 1834 में प्रिसा में स्थापित हुए जोलबेराइन का संबंध है। तो जोलबेराइन का संबंध किससे है? तो शुल्क संघ से है। किससे है? शुल्क संघ से है। किसका? जोलबेराइन का संबंध। कब? 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना कहाँ हुई? तो यंग यूरोप की जो स्थापना है वो बैन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बैन में हुई थी। अगला 37वां क्वेश्चन है, किस संधि ने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दी? तो कुस्तुंतनिया की जो संधि थी इस संधि ने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दी थी। कौन सी संधि है? कुस्तुंतनिया संधि। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है, रूढ़िवादी किसकी स्थापना में विश्वास नहीं करते थे? तो जो रूढ़िवादी लोग थे यह लोकतंत्र की स्थापना में विश्वास नहीं करते थे। कौन से? जो रूढ़िवादी होते हैं यह किसकी संधि में किसके स्थापना में विश्वास नहीं करते थे? तो लोकतंत्र की स्थापना में विश्वास नहीं करते थे। अगला है, इटली का मंत्री मुख्य कौन है? तो इटली का मंत्री प्रमुख कौन है? तो इटली का जो मंत्री प्रमुख है वो काबूर है। कौन सा है? काबूर है। कौन सा है? काबूर है। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे? तो इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे? तो उनका नाम आपको बताना है कि इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन कौन थे। तो बताना है आपको, ज्यूसेppe मैत्सिनी। कौन? ज्यूसेppe मैत्सिनी। दूसरे, शासक विक्टर इमैनुएल। शासक विक्टर इमैनुएल। काबूर तथा ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। तो याद रखना है पहले कौन से हैं? ज्यूसेppe मैत्सिनी, उसके बाद शासक विक्टर इमैनुएल, उसके बाद काबूर, उसके बाद ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। ये कहाँ के थे? इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कांग्रेस ये किसमें था? कांग्रेस के संबंध में थे कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रिया के किसके? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। किसने? ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिख, उसने जो वियना सम्मेलन है इसकी मेजबानी की थी।
अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है 1871 में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? तो 1871 में नए जर्मन साम्राज्य की जो घोषणा है वो कहाँ पे हुई थी? तो वह वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में, वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में। अगला क्वेश्चन है 43वां, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? तो जर्मन बलूत जो है किसका प्रतीक है? तो यह वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग इटली और यंग यूरोप की जो वो स्थापना है ये किसने की थी? मैथ्सी ने की थी। किसने? मैथ्सी ने की थी। याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि यंग इटली और यंग यूरोप की जो स्थापना है वो ज्यूसेppe मैथ्सी ने की थी। कौन से? ज्यूसेppe मैथ्सी ने की थी। अगला 45वां क्वेश्चन है लॉर्ड बायनर कौन थे? तो लॉर्ड बायनर जो है अंग्रेजी कवि थे। को थे? अंग्रेजी कवि, अंग्रेज के जो कवि हैं वो अंग्रेज कवि थे। अगला क्वेश्चन है 46वां, एले क्या था? तो कपड़ों को नापने का पैमाना जो है उसको पहले एले बोलते थे। क्या बोलते थे? एले। अगला 47वां क्वेश्चन है निजातीयता क्या है? निजातीयता क्या है? तो इसका आंसर है एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता हो, निजातीयता कहलाती है। फिर से देखें, एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता हो, निजातीयता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 48वां, विचारधारा रूपक का आशय समझाइए। विचारधारा रूपक का आशय समझाइए। तो इसका आंसर है एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले जो विचारों का समूह है यह विचारधारा कहलाता है। तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाला जो विचारों का समूह होता है उसको हम विचारधारा रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? विचारधारा रूपक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है बाल्कन क्षेत्र में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो बाल्कन क्षेत्र में जो सम्मिलित देश थे तो उनके नाम हमें बताना है। तो यह नाम है रोमानिया। कौन सा है? रोमानिया। दूसरा बुल्गारिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ग्रीस, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया, क्रिएशिया, क्रिएशिया आदि देश सम्मिलित थे। किसमें? बाल्कन क्षेत्र में। फिर से देखिए, पहला रोमानिया हो गया, फिर बुल्गारिया हो गया, फिर अल्बेनिया होगा, फिर ग्रीस, फिर मैसिडोनिया हो गया, फिर क्रोएशिया आदि देश सम्मिलित हैं। किसमें? बाल्कन क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है यह 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला 51वां क्वेश्चन है फ्रांस का झंडा कितने रंग का है? तो फ्रांस का जो झंडा है कितने रंग का है? तो यह तिरंगा है। कैसा है? तिरंगा। फ्रांस का झंडा जो है 3 रंगों का है, मतलब तिरंगा है। अगला राइनलैंड का डाकिया किसको कहा गया है? तो हम ऊपर बता चुके हैं कि राइनलैंड का जो डाकिया है वो नेपोलियन को बताया गया है। तो राइनलैंड का जो डाकिया है उसकी किसे बताया गया था? नेपोलियन को बताया गया था। अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन है पूर्वी और मध्य यूरोप के जागीरदारों की जमीनों पर खेती कौन करता था? तो जो पूर्व और मध्य यूरोप के जागीरदारों की जो जमीन थी उसको
भूदास खेती कहते थे। कौन से? भूदास खेती कहते थे। कौन कहते थे? भूदास जो होते थे वह खेती करते थे। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी लोग सबके लिए किस पक्ष में साथ नहीं थे? तो उदारवादी जो लोग थे वो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थे और यह मताधिकार के साथ नहीं थे। किस पक्ष के साथ नहीं थे? मताधिकार के साथ नहीं थे, मतलब लोकतंत्र के साथ में नहीं थे। अगला 55वां क्वेश्चन है, वीना की संधि के बाद फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना हुई? तो वियना की जो संधि के बाद है फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना हुई? तो बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। किसकी? बुर्बो राजवंश की जो है वो स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन है, उदारवादी राष्ट्रवादी मुख्यतः किसकी आज़ादी चाहते थे? तो उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे वो मुख्यतः प्रेस की स्वतंत्रता चाहते थे। किसकी आज़ादी चाहते थे? प्रेस की आज़ादी चाहते थे। अगला 57वां क्वेश्चन है, फ्रांस में दूसरी क्रांति कब हुई? तो फ्रांस में जो दूसरी क्रांति है वह 1830 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दूसरी क्रांति? 1830 में दूसरी क्रांति फ्रांस में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन है, जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र था। तो जर्मन संघ का जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो कौन था? वो प्रिसा था। क्या था? प्रिसा जो है जर्मन का सबसे बड़ा क्षेत्र था। अगला 59वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रैंकफर्ट जो संसद का आयोजन है वो सेंट पॉल चर्च में हुआ। कहाँ? सेंट पॉल जो चर्च है वहाँ पे फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन हुआ था। अगला 7वां क्वेश्चन है, प्रिसा के बड़े भूमि स्वामी क्या कहलाते थे? तो प्रिसा के जो बड़े भूमि स्वामी होते थे वो जुंकेर्स कहलाते थे। कौन से? जुंकेर्स कहलाते थे। अगला 61वां क्वेश्चन है हमारा, गॉड सेव अवर नोबल किंग कहाँ का राष्ट्रगान है? गॉड सेव अवर नोबल किंग कहाँ का राष्ट्रगान है? तो यह ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। कौन सा है? गॉड सेव अवर नोबल किंग। गॉड सेव अवर नोबल किंग कहाँ का है? ब्रिटेन का। अगला 62वां क्वेश्चन है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है? तो जिस पर कोई अंकुश नहीं हो वह निरंकुशवाद कहलाता है। किसी के प्रति कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो कौन सी सरकार कहलाएगी? है निरंकुशवाद सरकार कहलाएगी। अगला 63वां क्वेश्चन है, अल्पनादर्श यूटोपिया क्या है? तो अल्पनादर्श यूटोपिया जो है वो क्या है? यह एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। तो इतना ज़्यादा आप सोच लो कि उसका जो साकार होना है वो ही असंभव है, तो उसको क्या कहेंगे हम? कल्पनादर्श कहेंगे या यूटोपिया कहेंगे कि आपने सोच लिया हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे और आप कर ना पाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कल्पनादर्श कहेंगे। अगला 64वां क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का कौन था? महान सेनापति था। बाद में वह फ्रांस का सम्राट बन गया था। तो कौन सा? नेपोलियन बोनापार्ट। पहले कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का कहाँ का? फ्रांस का कौन था? महान सेनापति। और बाद में वह क्या बन गया? वह फ्रांस का पहला सम्राट घोषित हुआ। अगला 65वां क्वेश्चन है, काउंट फेमलो दे काबूर कौन था? तो काउंट फेमलो दे काबूर इटली के साइडिनिया पीडमोल्ट राज्य का मंत्री प्रमुख था।
उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला 66वां क्वेश्चन है, ज्यूसेपी मैत्सिनी कौन थे? इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ज्यूसेपी मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। कौन था? इटली का एक महान क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोआ में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनोआ में हुआ था। अगला 66वां क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने स्थापना की थी। अगला 68वां क्वेश्चन है, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह किसका कथन है? तो यह एंडियास रेवमान का कथन है। एंडियास रेवमान का जो कथन है, उन्होंने कहा था कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। किसने? एंडियास रेवमान। अगला 69वां क्वेश्चन है, काला, लाल और सुनहरा झंडा किस देश का है? तो काला, लाल और सुनहरा झंडा जो है वो जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत किस आक्रमण से हुई? तो नेपोलियन युद्धों की शुरुआत जो है वो इटली से हुई थी। तो हमारे एक पाठ के सभी 70 वस्तुनिष्ठ हो गए हैं। यह आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जो वीडियो है वो ध्यान से देखें, 2 बार या आप 3 बार देखें। इसके बाहर आपके वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ आने की कोई भी संभावना नहीं बनती है। इसमें हमने आपके लिए दिग्दर्श का परीक्षा अध्ययन की सबकी ज्ञानालोक, युगबोध और जीपीएच और जो सैंपल पेपर वगैरह होते हैं सभी से हमने लिया है, और आपकी जो बुक है किताब से भी लिया गया है, इसलिए इसके बाहर ऑब्जेक्ट बनने की कोई भी संभावना नहीं है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हम ऐसे ही लेके आते रहेंगे। बस आपका प्यार बना रहे, और हम आपकी सफलता चाहते हैं कि आपके वार्षिक परीक्षा में जो आपके नंबर हैं अच्छे से अच्छे आएँ। इसलिए आप जो तैयारी को है अच्छी मेहनत से तैयारी करें और अपना भविष्य उज्जवल करें, हमारी यही कामना है। आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।